जुमे की नमाज के बाद लोग मक्का से निकल रहे थे, तभी ईरान से आए हजारों हाजियों में कुछ हलचल सी दिखाई दी। चारों तरफ अमेरिका मुर्दाबाद, सोवियत यूनियन मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे, लेकिन नारों की शक्ल में तैरते तीन देशों के नाम तक की बात ये थी नहीं। इस बार निशाने पर सऊदी सरकार भी थी। पुलिस हरकत में आई, ईरानी हाजियों को रोकने की कोशिश शुरू की गई। झड़प हो गई, 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें आधे ईरानी थे। ये बात है 31 जुलाई 1987 की, और यहीं से शुरू होता है वो टकराव जिसने इस्लामी दुनिया को आज भी कुछ सवालों से घेर रखा है। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख में आज बात ईरान और सऊदी अरब के बनते बिगड़ते रिश्तों के इतिहास पर, इनके झगड़े कितने खुद के और कितने उधार के हैं इस पर, और ये शिया और सुन्नी का बैर क्या है, और इस बैर का या इस रिश्ते का इन दोनों देशों से क्या वास्ता है, इस पर भी। तो शुरू करते हैं सिलसिला आज की तारीख का। Brought to you by Hire and New India Assurance. कहते हैं किसी को समझना हो तो उसके पड़ोसियों से किए गए व्यवहार को देखिए। ये भी कहते हैं कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी भी ये कह गए हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ईरान सऊदी के बारे में भी ये बात फिट बैठती है। इनके रिश्ते कभी बने कभी बिगड़े, पहले अच्छे संबंध, फिर कुछ बरसों का संबंध विराम, फिर तल्ख रिश्ते। लेकिन इसके दरमियान बहुत कुछ है जो समझने लायक है। 1920 के दशक में मध्य पूर्व एशिया की राजनीति में दो बड़े नाम जुड़े। ईरान में शाह पहलवी वंश और सऊदी अरब में अल सऊद वंश। सऊदी अरब इस्लामी देशों के बीच हमेशा से ही मक्का मदीना की वजह से खास दर्जा रखता आया है। दूसरी तरफ ईरान में रेज़ा शाह का सत्ता में आना एक ऐतिहासिक मौका था। ईरान पहला ऐसा देश बना जहां शिया बहुलता में थे और सत्ता में भी पहली बार शिया मुसलमानों को कोई पॉलिटिकल लीडर मिल रहा था। सत्ता के साथ ईरान ने संसाधनों की बदौलत तेज़ रफ्तार से विकास भी जारी रखा। 1950-1960 आने तक ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़र में एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट बनकर उभर रहा था। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. जहां पहले मिडिल ईस्ट में केवल सऊदी अरब बड़ा चेहरा हुआ करता था, वहीं अब तुर्की, इजराइल और ईरान इस क्षेत्र में प्रभुत्व के हिस्सेदार नजर आने लगे थे। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति वो टर्निंग पॉइंट थी जिससे ईरान और सऊदी अरब के संबंधों में खटास आनी शुरू हुई। ईरान की क्रांति पर हमने तारीख में तफसील से बात की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल, क्रांति के तुरंत बाद इराक से ईरान का युद्ध छिड़ा। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में सऊदी ने इराक को अरबों डॉलर की मदद की। चाहत सिर्फ इतनी थी कि ईरान के बढ़ते प्रभाव को कुछ तरह रोका जा सके, लेकिन इससे तेल की कीमतों और उत्पादन पर भी असर पड़ा। इसी दौर में वो मक्का वाली घटना घटी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हालांकि अरब अवेकनिंग एंड इस्लामिक रिवाइवल में मार्टिन क्रेमर की कही बात यहाँ कारगर लगती है। वो कुछ ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा संघर्ष है जो एक साथ राजनीतिक और सांप्रदायिक दोनों है, जो हितों के वर्तमान टकराव को इस्लाम में संप्रदायों के ऐतिहासिक टकराव के साथ जोड़ता है। संप्रदाय के टकराव से यहाँ मतलब है शिया और सुन्नी के विवाद से। सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण और जटिल रहे हैं। इनकी जड़ें धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में गहरी हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने शिया विचारधारा को फैलाने की कोशिश शुरू की, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लाम का संरक्षक मानता है। धार्मिक मतभेद के साथ साथ दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व की भी अपनी लड़ाई है। दोनों ही ऑयल प्रोडक्शन में बड़े नाम हैं। 1990 और 2000 के दशक में कुछ समझौते हुए जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ा, लेकिन क्षेत्रीय युद्धों ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। इसमें यमन और सीरिया मतभेद अहम है। सऊदी अरब, जो इस्लाम के दो पवित्र शहर मक्का और मदीना का संरक्षक है, खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता है या खुद को ऐसा प्रोजेक्ट करता है, जबकि ईरान 1979 की क्रांति के बाद से ही मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और उसकी चाहत, वो खुद को जिस तरह से दुनिया के साथ प्रोजेक्ट करता है, वो भी सऊदी अरब से कुछ अलग नहीं है। दोनों की ख्वाहिश एक ही है, पूरी दुनिया के सामने खुद को इस्लामिक देशों का एक लीडर साबित करना। इस वजह से दोनों के बीच
कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रहती है। ऐसे में दोनों ही देश एक दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग पैतरे भी अपनाते रहे हैं। 1979 से ही ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल का विरोध और लेबनान के शिया समुदाय की रक्षा करना था। यह एक शिया संगठन है। यही वजह थी कि ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक बना, उसे आर्थिक मदद, हथियार, ट्रेनिंग और रणनीतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान की विदेश नीति का हथियार भी कहा जाता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब हिजबुल्लाह को क्षेत्रीय शांति और अपने लिए खतरा मानता है। सऊदी अरब लेबनान में सुन्नी नेताओं और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता रहा है। यही नहीं, सऊदी ने हिजबुल्लाह को कई मौक़ों पर ईरान के विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा बताया है। इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण 2006 का लेबनान इजराइल वॉर है। इसमें ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार और रणनीतिक मदद मुहैया कराई। वहीं सऊदी अरब ने खुले तौर पर हिजबुल्लाह की आलोचना की और उसे लेबनान के लिए खतरा बताया। मिडिल ईस्ट के जानकार और ब्रिट्स लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन इस बारे में कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच छद्म युद्ध चलता रहता है, जिसमें लेबनान के अलावा यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में दोनों अपने अपने समर्थकों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। इसी में से एक है यमन, जो इस संघर्ष का हॉट स्पॉट बन चुका है। 2014 के बाद से यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। हूती समूह शिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर तौर पर ईरान भी हूती विद्रोहियों का समर्थन करता आया है। ईरान उन्हें हथियार और प्रशिक्षण देता रहा है। वहीं दूसरी तरफ हूतियों को रोकने के लिए सऊदी भी यमन में सैन्य हस्तक्षेप कर रहा है ताकि उसका प्रभाव जो है वो बरकरार रह सके। इसी कड़ी में सऊदी अरब ने 2015 में यमन पर व्यापक हवाई और ज़मीनी अभियान चलाया था। अब एक और घटना पर ज़रा गौर करिए। नवंबर 2017 की ये बात है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी सऊदी अरब गए हुए थे। लेबनान इजराइल और सीरिया से सटा हुआ एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के किनारे पड़ता है। रियाद से हरीरी एक टीवी चैनल पर लाइव आए और अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने इस्तीफे का कारण ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को बताया। हिजबुल्लाह पर अरब के मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। बीबीसी के एक लेख से पता चलता है कि हरीरी ने हत्या की साजिश के डर से ये कदम उठाया था। इस्तीफे की घोषणा ने लेबनान और मिडिल ईस्ट के नेताओं को सख्ते में डाल दिया। रिजाइन के बाद हरीरी सऊदी अरब में ही रुके। उनके परिवार और लेबनानी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें वहाँ बंधक बनाकर रखा गया है। लेबनान के राष्ट्रपति और कई दूसरे नेताओं ने सऊदी अरब से गुजारिश की कि वो हरीरी को तुरंत वापस भेजे। हालांकि हरीरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका इस्तीफा और सऊदी अरब में रहना स्वैच्छिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष का भी बड़ा हाथ हो सकता है। एक धड़े का यह भी कहना है कि सऊदी अरब ने हिजबुल्लाह और ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इस्तीफे के बाद लेबनान में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया, लेकिन हरीरी कुछ समय बाद फ्रांस गए और 2018 में वापस लेबनान लौटकर प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। ये घटना मिडिल ईस्ट के जटिल राजनीतिक और धार्मिक टकरावों का एक बड़ा उदाहरण थी। सऊदी अरब और ईरान के बीच 2016 में राजनयिक संबंध टूट गए। फिर 2021 में इराक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच 4 दौर की वार्ता हुई। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों ने राजनयिक संबंध बहाल करने का समझौता किया। एक बार फिर उनके आपसी रिश्तों की चर्चा नए सिरे से हो रही है, क्योंकि ईरान इजराइल तनाव के बीच सऊदी का पक्ष ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बार फिर अहम हो जाता है। ईरान और सऊदी अरब के समीकरणों पर बात करना इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो देखने में लगता है कि सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसमें कई और पक्ष भी हैं। एक पक्ष है अमेरिका, जो ज़ाहिरन पिछले कई दिनों में आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि वो उसका एक इंक्लाइनेशन इजराइल की तरफ है। लेकिन और भी पक्ष हैं जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और इन्हीं में से एक पक्ष है सऊदी अरब भी। सऊदी अरब और ईरान, ये दोनों देशों का कैसा अतीत रहा है, कैसे रिश्ते रहे हैं, इसका कमोवेश अंदाज़ा आपको पिछले कुछ मिनट में हमारी बातचीत सुनकर लगा होगा। इसका एक बड़ा पक्ष ये भी है कि दोनों ही देश, जैसा कि हमने बताया, कि अपने आप को दुनिया भर में जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बाहुल्य है, उनका एक किस्म का लीडर दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और इस वजह से दोनों के बीच एक लंबा टसल भी रहा है। अब बीते दिनों में इजराइल और ईरान के बीच जो संबंध तल्ख हुए, उनकी एक वजह ये भी थी कि ईरान फ़िलिस्तीन का पक्ष लेता है, इजराइल को ये बात नागवार गुजरती है। इसका पूरा संदर्भ और इसके पीछे की पूरी वजह पर हमने मास्टर क्लास की है, जो आप पब्लिश होने के बाद लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब,
फ़िलिस्तीन, इज़राइल, इन सब के क्या क्या स्टेक्स हैं इस पूरे विवाद में, उस पर हमने बहुत विस्तार से मुश्ताक हुसैन प्रोफेसर जो हैं जिनका हमने जिक्र करा, उनके साथ मास्टर क्लास की है, विस्तार से बात की है। फ़िलहाल तारीख़ में इतना ही, चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट इन दिनों खबरों में है और इसमें अलग अलग देशों का नाम लगातार सामने आ रहा है, इस नाते इस कड़ी को भी हमने थोड़ा एक्सप्लोर करने की सोची और इसको तारीख़ के माध्यम से आपके सामने रखा। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अनुराग और अभिलाष ने मिलकर। आप अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।